2026 में यूक्रेन लंबी दूरी के हमलों की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में ड्रोन रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में भेजे गए हैं, जिससे रिकॉर्ड संख्या में लक्ष्यों पर हमले हुए हैं। अगर साल यही खत्म हो जाता, यूक्रेन के लिए 2026 पहले ही हैरान कर देने वाला साल होता। लेकिन यूक्रेन ने और भी बहुत कुछ योजना बना रखा है, बहुत कुछ, और ये योजना बेहद कठोर और महत्वाकांक्षी है। लेकिन अगर यूक्रेन सफल हुआ तो यह बहुत बड़ा होगा। सूची बना ली गई है, यूक्रेन का काम जारी है। अब रूस अगले डीप स्ट्राइक अभियान का अगला चरण का इंतजार कर रहा है, जिसने पहले ही पुतिन को निराश किया है। 26 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों संग बैठक के बाद प्राथमिक लक्ष्यों की नई सूची तैयार है। ये सूची यूक्रेन के डीप स्ट्राइक अभियान की सफलता बढ़ाने और रूस के उन अहम लक्ष्यों पर हमला करने के लिए बनाई गई है, जिन्हें सिर्फ कुछ महीने पहले तक निशाना बनाना शायद संभव भी नहीं था। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन की बढ़ती रेंज से यह सूची बन पाई है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली की विफलता ने भी जो ड्रोन को उन स्थानों पर रोकने में असफल रही है, जिनमें रूस के तेल रिफाइनरियों का नेटवर्क और कई सैन्य और एयरबेस शामिल हैं, जहां यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले पहले ही सफलतापूर्वक निशाना साध चुके हैं। आज हमने अभियानों को जारी रखने और प्राथमिकता सूची अपडेट करने पर सहमति दी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस पर प्रभाव और युद्ध लंबा खींचने की उसकी क्षमता के अनुसार निर्णय लिया गया। हमारा लक्ष्य है कि लंबी दूरी का दबाव रूस को कूटनीति की ओर बढ़ाए, हथियार और घटक उत्पादन को जटिल बनाकर, तेल और अन्य आर्थिक नुकसानों के साथ, और युद्ध को उसके घर वापस ले जाकर। तो यूक्रेन का दोहरा मकसद है युद्ध को रूस के दरवाजे तक ले जाकर पुतिन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाना। हम जल्द ही देखेंगे कि ये लक्ष्य कितने यथार्थवादी हैं। इस सूची को जेलेंस्की और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के नए कमांडर इन चीफ मिखाइलो ड्रापाची दोनों ने तैयार किया है। जनरल स्टाफ के प्रमुख इहोर स्कोबेक और अंतरिम रक्षा मंत्री येवहेनी कामारा ने भी। ड्रापाची का इस सूची में योगदान शायद सबसे दिलचस्प है। 22 जुलाई को नए कमांडर इन चीफ बने ड्रापाची ओलेक्जेंडर सिरस्की की जगह आए हैं। उनके पास कई विचार है कि यूक्रेन किन ठिकानों को निशाना बनाकर मोर्चे पर रूस को कमजोर कर सकता है और देश के भीतर पुतिन पर और दबाव डाल सकता है। ये ड्रापाची का पहला मौका है खुद को साबित करने का। समय बताएगा कि जिन प्राथमिक लक्ष्यों को नामित करने में उसने मदद की, वे यूक्रेन के लिए असरदार होंगे या नहीं। इन लक्ष्यों के संदर्भ में अब सबसे बड़ा और स्पष्ट सवाल है, यूक्रेन किसे निशाना बनाने की योजना बना रहा है। यही चीजें धुंधली हो जाती हैं। जेलेंस्की और साथियों ने सूची का खुलासा नहीं किया। ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन के लक्ष्य की जानकारी रूस को देने से क्रेमलिन को वहां ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का मौका मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास यहां एक झूठी सूची जारी करने का मौका था, जिससे रूस को असली लक्ष्यों से एयर डिफेंस हटाकर कहीं और भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता था। लेकिन शायद यूक्रेन मानता है कि यह चाल कुछ ज्यादा ही जोखिम भरी है और यह बेहतर है कि सब कुछ तब तक छुपा कर रखा जाए जब तक ड्रोन उड़ना शुरू न कर दे और आग लगनी शुरू न हो जाए। संकेत है कि यूक्रेन 2026 में किन चीजों को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि उसने अब तक इन्हीं पर हमला किया है। इस साल यूक्रेन ने गहरे हमले की रणनीति अपनाई है, जिससे तेल रिफाइनरियों, ऊर्जा अवसंरचना, सैन्य फैक्ट्रियों, वायु रक्षा और लॉजिस्टिक हब्स सहित कब्जे वाले क्रीमिया के पावर ग्रिड पर भी दूर तक ड्रोन हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने जुलाई में अजोव सागर और काला सागर में शेडो फ्लीट जहाजों के व्यवस्थित विनाश में भी हिस्सा लिया है। 22 जुलाई तक कुल 192 जहाजों पर हमला किया जा चुका है और जाहिर है वाइल्ड बेरीज भी है। अमेज़न के रूसी समकक्ष वाइल्ड बेरीज ने हमलों की एक जबरदस्त आंधी झेली है, जिससे कंपनी के लगभग 10% गोदाम और स्टॉक तबाह हो गए हैं। 27 जुलाई की न्यूज वीक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उन हमलों से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और यही यूक्रेन सबसे ज्यादा चाहता है। रूस को जितना ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि कम से कम कुछ प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में आर्थिक पहलू शामिल है और भी वाइल्ड बेरीज की सुविधाएं निशाने पर आ सकती हैं। कंपनी का 90% लॉजिस्टिकल नेटवर्क अभी शेष है। इसमें अभी भी अरबों डॉलर का नुकसान बाकी है, क्योंकि यह व्यवसाय सैन्य उपकरण, ड्रोन और रूसी सैनिकों के इस्तेमाल के लिए पुर्जे बेचने के कारण निशाने पर है। हम मानते हैं कि और भी तेल रिफाइनरियां इसमें शामिल हैं। 25 जुलाई को यूक्रेन ने मोर्चे से 2000 किमी दूर ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यहाँ दिखता है कि यूक्रेन के ड्रोन अब कितनी दूर जा सकते हैं। अब वे रिफाइनरियां प्राथमिक लक्ष्य बन चुकी होंगी, जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया जा सकता था। दूरी ध्यान में रखे हम इस पर फिर लौटेंगे। जेलेंस्की के नई सूची पर
कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट से भी यह संकेत मिलते हैं कि यूक्रेन किन चीजों को निशाना बना सकता है। जो रणनीतिक गहराई रूस की ताकत थी, वही अब उसके राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए समस्या बन रही है, क्योंकि अधिकतर रूसी वायु रक्षा प्रणालियां मॉस्को के पास है। सरकारी आवासों, क्रीमियन ब्रिज और सेंट पीटर्सबर्ग। इस आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन कई बार यह साबित कर चुके हैं कि वे इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को पार कर निशाना साध सकते हैं। इससे दो संभावनाएं बनती है। संभावना है कि जेलेंस्की ने इन स्थानों के नाम उनकी प्राथमिकता के कारण लिए। यह समझ में आता है यूक्रेन क्रीमिया को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर हमले करना समझ में आता है। यूक्रेन के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला फायदेमंद है, क्योंकि ये दोनों शहर पुतिन के लिए बेहद अहम है। रूस की राजधानी और पुतिन का गृहनगर युद्ध में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, इसलिए इन पर कोई भी हमला पुतिन की रूस के लोगों के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, जो यूक्रेन के अन्य हमलों से हो रहे आर्थिक नुकसान जितना ही अहम है। दूसरी संभावना है कि यूक्रेन रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की आवाजाही पर नजर रख रहा है। पुतिन उन जगहों पर अपनी रक्षा प्रणालियों को ज्यादा तैनात कर रहे हैं जिनका जिक्र जेलेंस्की करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे अन्य लक्ष्य जिन्हें पहले अप्राप्य समझा जाता था, अब न केवल सीमा के भीतर है, बल्कि उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी रक्षा प्रणाली भी नहीं है। पहले से ही ऐसी रिपोर्टें हैं कि रूस ने आर्कटिक क्षेत्र से अपनी वायु रक्षा प्रणालियां हटा ली है, ताकि उन स्थानों की सुरक्षा की जा सके जिन्हें पुतिन ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। जेलेंस्की ने कहा, रूस देश भर में वायु रक्षा प्रणालियां इधर उधर तैनात कर रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि यूक्रेन जानता है कि ये प्रणालियां कहां से लाई जा रही हैं, और इसलिए उसे ये भी पता है कि कौन से ठिकाने अब अधिक असुरक्षित हो गए हैं। शायद अब वही नए असुरक्षित ठिकाने प्राथमिकता बन गए हैं, क्योंकि पुतिन खुद को और कुछ चुनिंदा रूसी लोगों को वायु रक्षा के घेरे में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। जेलेंस्की ने भी रूस को ये जताने की कोशिश की है कि वो आने वाली चीजों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आंकड़े दिखाए। 2026 की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा लंबी दूरी की प्रतिबंध अभियान शुरू होने के बाद 1000 से अधिक लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन सफलतापूर्वक किए गए हैं। वे हमले और गहरे होते जा रहे हैं। ट्यूमेन रिफाइनरी पर हमला तो रिकॉर्ड भी नहीं था, उसका रिकॉर्ड तो कुछ दिन पहले ओम्स्क रिफाइनरी पर हुए हमले के नाम है, जो यूक्रेन रूस सीमा से करीब 2500 किलोमीटर दूर है। जेलेंस्की के अनुसार ड्रोनों की मारक सीमा की हद तक अभी पहुंचा भी नहीं गया है। अब यूक्रेन 3000 किमी या उससे दूर तक हमले कर सकता है, जिससे यूराल, साइबेरिया, अब मॉस्को से दूर कई अन्य क्षेत्र भी निशाने पर हैं। फिर से ये सब संदेश देना है। जेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन समझे रूस का बड़ा आकार, जो पहले इतने युद्धों में उसकी बड़ी ताकत रहा है, अब कमजोरी बन गया है। रूस को अपनी वायु रक्षा प्रणालियां स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास सब कुछ कवर करने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियां नहीं है। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन की रेंज बढ़ रही है, संभावित लक्ष्यों की सूची बढ़ रही है। इससे नए प्राथमिक लक्ष्य चुने जा सकते हैं। फिलहाल यूक्रेन रूस को असमंजस में रखना चाहता है। क्या वह मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करेगा, और क्या वो पहले से ही क्रूर अभियान को और आगे बढ़ाते हुए क्रीमिया पर और भी जोरदार हमला करेगा, या फिर क्या वह और भी लंबी दूरी पर मौजूद उन लक्ष्यों को निशाना बनाएगा जो अब पहले से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उनके पास अब वायु रक्षा प्रणालियां नहीं है। रूस को हमले होने तक पता नहीं चलेगा। रेंज की बात करें तो पुतिन को लगता है कि उन्हें किसकी रक्षा करनी है यह जल्द ही बदल जाएगा। यूक्रेन अब ऐसे हथियार बना रहा है जो पहले से ज्यादा गहराई तक हमला कर सकते हैं। ये वाकई में खेल बदलने वाला साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले देख सके। यूक्रेन ने साबित किया है कि वह 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है, और भी बहुत कुछ आने वाला है, और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे सिर्फ कुछ दिन पहले उन्होंने यूक्रेन की नई प्राथमिकता सूची के अस्तित्व का खुलासा किया था। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन अपने ड्रोन की रेंज बढ़ाकर 4000 किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता विकसित कर रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि यह काम 2026 के अंत से पहले पूरा होना चाहिए, जिससे एक और स्तर जुड़ता है। अगर यूक्रेन अपनी रेंज में 1000 किलोमीटर और जोड़ दे तो रूस का सुदूर पूर्व भी उसकी पहुंच में होगा। ये पुतिन के लिए बुरा है, और ये और भी बुरा होता जाएगा। इस साल अनुमानित 1000 किलोमीटर की बढ़ोतरी के अलावा जेलेंस्की का दावा है कि 2027 में ऐसे ड्रोन आएंगे जो 5000 से 10,000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ज्यादा जानकारी नहीं दी और विवरण साझा करने में सतर्क रहे, लेकिन जेलेंस्की ऐसा दावा तभी कर सकते हैं अगर उन्होंने ऐसी तकनीक देखनी पड़ी होगी जिसे यूक्रेन ने अभी तक दुनिया या रूस के सामने उजागर नहीं किया है। यह पुतिन के लिए चेतावनी है। यूक्रेन के पास वह सूची है, और वह जल्द ही उन लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा जिनके बारे में पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन पर हमला किया जा सकता है। साथ ही यूक्रेन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। वह मिसाइल जिसे फायर पॉइंट द्वारा विकसित किया जा रहा है, वो कंपनी जो रूस के खिलाफ
यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन बनाती है सिर्फ एक अवधारणा नहीं है। 18 जुलाई की रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने बताया कि फायर पॉइंट ने मिसाइल के लगभग तैयार होने का दावा किया। यह 2026 की शरद ऋतु आते ही रूस के खिलाफ तैनाती के लिए तैयार हो सकती है, रूस के खिलाफ तैनात हो सकती है। अपनी नई मिसाइल पर फायर पॉइंट के मालिक व मुख्य डिजाइनर डेनिस स्टिलरमैन ने कहा, सेना तय करेगी कहां हमला करना है। मुझे लगता है ये जल्द ही अहम लक्ष्य बनेंगे। फायर पॉइंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। FP-7 की रेंज 200 किलोमीटर तक है। FP-9 यूक्रेन से 855 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। हम नई सूची पर और अटकलें लगा रहे हैं। संभव है कि कुछ प्राथमिक लक्ष्य वे स्थान हों जिन्हें यूक्रेन पहले भी ड्रोन से निशाना बना चुका है, लेकिन जब उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें आ जाती है तो वे स्थान सिर्फ निशाना बनने से आगे बढ़कर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ये हथियार कहीं ज्यादा ताकतवर मारक क्षमता रखते हैं। हमें यही अनुमान है। यूक्रेन की नई प्राथमिकता सूची में शायद पहले से निशाना बने लक्ष्यों का मिश्रण है, जैसे कि कर्च ब्रिज और वे लक्ष्य जिन्हें अब साइबेरिया में निशाना बनाना संभव है, और रूस का सुदूर पूर्व। यूक्रेन ड्रोन की बढ़ती रेंज के कारण अगर फायर पॉइंट सही है और बैलिस्टिक मिसाइलें अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होंगी, हम रूसी सीमा के पास तेल रिफाइनरियों पर और भी बड़े हमले की उम्मीद करते हैं, खासकर उन रिफाइनरियों पर जिनकी वायु रक्षा प्रणाली शायद हटाकर वापस मॉस्को ले जाई गई हो। यूक्रेन के पास अब अपने शस्त्रागार में दूरी और शक्ति की विविधता है, इससे पुतिन दबाव में आ जाते हैं। यूक्रेन अब कुछ भी निशाना बना सकता है और जेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन ये जाने। आखिरकार प्राथमिकता लक्ष्य सूची की घोषणा सिर्फ एक बात पर केंद्रित है, पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करना। जेलेंस्की ने वही बात उस उदाहरण में कही थी जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में इस्तेमाल किया था, और उन्होंने उसी टेलीग्राम पोस्ट में विस्तार से बताया कि यूक्रेन वास्तव में क्या चाहता है। हमने रूस के राजनीतिक नेतृत्व को युद्ध को सम्मानजनक शांति के साथ समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रस्ताव दिए हैं। सभी साझेदार जानते हैं कि क्या जरूरी है। हमारी सटीकता वास्तव में असली कूटनीति की परिस्थितियां बनाने में कारगर साबित हो रही है, जेलेंस्की ने कहा। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन ने हालात देखे हैं और उन्हें पलट दिया है। रूस को लंबी दूरी के हमलों से यूक्रेन को डराकर झुकाना था। रूस ने सालों तक ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन के पास रूस जैसी लंबी दूरी की धमकी नहीं थी। अब यूक्रेन के पास लंबी दूरी से हमला करने की वही क्षमता ही नहीं, उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब यूक्रेन वो दबंग बन सकता है जो पुतिन को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करे। टेलीग्राफ और द इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूक्रेन का मुख्य लक्ष्य पुतिन को शांति की मांग करने पर मजबूर करना है। पहला स्रोत बताता है कि यूक्रेन गहरे अंदर तक किए गए हमलों और कब्जे वाले क्षेत्रों में रसद नाकाबंदी अभियान से रूस की सेना पर प्रहार करके पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। ये हमले तब हो रहे हैं जब यूक्रेन में रूसी बढ़त इतनी धीमी है कि 2026 रूस के लिए सबसे बुरा साल हो सकता है। रूस को अब जो भी बढ़त मिल रही है वो बहुत महंगी और धीमी है, जिसकी कीमत हजारों सैनिकों की जान से चुकानी पड़ रही है, और हर गुजरते दिन के साथ रूसी युद्ध मशीन का और अधिक हिस्सा नष्ट होता जा रहा है, चाहे वो रिफाइनरी, रूस के भीतर के लक्ष्य हों या कब्जे वाले क्षेत्रों के रसद केंद्र। द इकोनॉमिस्ट आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि यूक्रेन सीधे तौर पर पुतिन को शांति वार्ता के लिए धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम इससे असहमत नहीं हो सकते। यूक्रेन की नई सूची देश की अब तक की सबसे स्पष्ट धमकी है, और यह ऐसी धमकी है जिसके पीछे 2026 में अब तक यूक्रेन की लंबी दूरी की सभी सफलताएं हैं। श्री जेलेंस्की की धमकियां खोखली नहीं हैं। यूक्रेन रूस की रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है, जिससे 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ रही है। सड़कों, पुलों, रिफाइनरियों और क्रीमिया जाने वाली फेरियों पर हमले रूसी कब्जे वाले प्रायद्वीप को भूखा कर रहे हैं। जहां विशाल सेना है वहां के काम के साधन छीने जा रहे हैं। पत्रिका का कहना है यूक्रेन जानता है कि रूस के ज्यादातर लोग उस दर्द से बचना चाहेंगे जो वे झेल चुके हैं। इसी वजह से उसने अपनी नई सूची के अस्तित्व का खुलासा किया है। लेकिन पुतिन पूरा रूस नहीं है, और यही एक समस्या बन सकती है। यूक्रेन की पुतिन को बातचीत के लिए लाने की रणनीति शायद न चले, क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमला कर खुद को ऐसी मुसीबत में डाल चुके हैं कि झुकने पर उनका नुकसान तय है। शांति वार्ता को लेकर रूस की हालिया बयानबाजी में भी यही देखा गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन के करीबी सूत्रों ने कहा कि वे फरवरी 2027 तक सार्थक शांति वार्ता में शामिल होने की संभावना नहीं है। रूसियों को अब भी यही पसंद है कि अमेरिका यूक्रेन उन्हें सौंप दे। वे किसी भी तरह की रियायतों का संकेत तक नहीं दे रहे हैं। वे बार बार वही बात दोहराते हैं। उनकी बातचीत में सार्थक चर्चा की गुंजाइश नहीं रहती। स्रोतों में से एक ने अखबार को बताया, इसके बजाय कि वे उस नुकसान को स्वीकार करें जो यूक्रेन कर रहा है और भविष्य में और बढ़ाएगा, पुतिन अपने रुख को और सख्त कर रहे हैं, क्योंकि वे दावा करते हैं कि रूस जीत रहा है। इसके उलट तमाम सबूतों के बावजूद पुतिन और रियायतें चाहते हैं, जबकि यूक्रेन शायद अब तक सबसे मजबूत स्थिति में है। ये समझ में नहीं आता, और यही समस्या है। पुतिन अपने युद्ध में उलझ गए हैं।
27 जुलाई को क्रेमलिन ने अमेरिका और यूक्रेन की कथित हवाई युद्ध विराम योजना का मजाक उड़ाया। रिपोर्ट्स को सिर्फ मीडिया की अटकलें बताते हुए खारिज कर दिया गया और कहा गया कि जब तक कोई योजना पेश नहीं की जाती तब तक ये विश्वसनीय नहीं होंगी। इस प्रतिक्रिया से शांति प्रक्रिया के प्रति उत्साह नहीं दिखता। पुतिन ने सिर्फ दिखावे के लिए हिस्सा लिया ताकि यूक्रेन से अपनी इच्छित चीजें ले सके। रूस के हवाई संघर्ष विराम चाहने की संभावना नहीं है। हालांकि इससे देश को उस चीज से बचाया जा सकता है जो आगे आने वाली है, क्योंकि यूक्रेन अपनी प्राथमिकताओं की सूची पर काम करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब रूस अब यूक्रेन के नागरिकों पर मिसाइल या ड्रोन नहीं दाग सकता, जो रूस की आतंकवादी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। यूक्रेन शांति को प्राथमिकता देता है, लेकिन अगर पुतिन मना कर देते हैं, आग बरसेगी। जेलेंस्की द्वारा यूक्रेन की सूची का खुलासा होने के कुछ दिन बाद चेतावनी के तौर पर एक वार किया गया। यूक्रेन ने वोस्को क्षेत्र में 390 ड्रोन भेजे। रूस का कहना है कि उसने ज्यादातर ड्रोन रोक लिए, लेकिन हो सकता है यूक्रेन सिर्फ पुतिन को ये याद दिलाना चाहता हो कि मॉस्को सुरक्षित नहीं है। रूस में कहीं और भी सुरक्षित नहीं है। यूरो मैदान प्रेस की रिपोर्ट है कि 2026 की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के गहराई तक किए गए हमलों में पहले ही 1150% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार इसका मतलब है कि 10 जुलाई तक यूक्रेन ने रूस में 697 लक्ष्यों पर हमला किया, जिससे क्रेमलिन को $6.1 अरब का नुकसान हुआ। अगर पुतिन नहीं झुके तो और हमले होंगे। जेलेंस्की पुतिन के दिमाग में यही संदेश बैठाना चाहते हैं जब यूक्रेन अपने प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर हमलों के नए दौर की तैयारी कर रहा है। अब पुतिन को अनजान चीजों से डरना होगा। यूक्रेन के ड्रोन कब और क्या निशाना बनाएंगे ये उन्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक यूक्रेन आग और धमाकों से उन्हें ये न दिखा दे। अगले कुछ हफ्तों में चैनल पर नजर बनाए रखें। हमें लगता है कि हम यूक्रेन के कुछ नए प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के बारे में और भी रिपोर्ट करेंगे। जब तक आप रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, चलिए वाइल्डबेरीज पर हुए हमलों के बारे में जानते हैं। हमने पहले भी उनका जिक्र किया था, और अगर कंपनी की और सुविधाएं यूक्रेन की सूची में शामिल हो गई हों तो हैरानी नहीं होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाइल्डबेरीज इतना बड़ा निशाना क्यों है, हमारा वीडियो देखें। हम बताते हैं कि यूक्रेन के हमले रूसियों को पुतिन के खिलाफ करने के दबाव अभियान का हिस्सा है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। यूक्रेन जब अपनी सूची में शामिल लक्ष्यों पर हमला शुरू करेगा तब आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।